तो सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। और अब खबर लखनऊ से। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। अखिलेश यादव की पीडीए फर्जी है। मौर्य कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की पीडीए फर्जी है, यह परिवार विकास एजेंसी है। उन्होंने कहा है पीडीए नहीं, ये परिवार विकास एजेंसी है। उनकी असलियत लोगों के सामने आ गई है। पीडीए का मतलब बताया उन्होंने कि परिवार विकास एजेंसी है। मौर्य ने कहा लोकसभा में उन्होंने झूठ और छल का प्रचार किया था। समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। उन्होंने कहा समाजवादी नहीं, अब समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। क्या कुछ बोल रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के। तो उपचुनाव मैंने कहा श्री अखिलेश यादव जी का जो पीडीए है वो फर्जी है, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। उनकी असलियत जनता के सामने आ गई। लोकसभा के चुनाव में जो उन्होंने झूठ बोला, धोखा दिया, फरेब किया, अब वह उनका फरेब चलने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है। वो पीडीए के नाम पे राजनीति करते हैं, लेकिन एक दलित की बेटी की हत्यारा करने वाला हत्यारा उनके साथ बैठता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए सपा जैसी पार्टी की राजनीति के अंत का संकेत है 2024 का या विधानसभा उपचुनाव। तो चलिए इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरेंद्र विक्रम, नेता हैं बीजेपी के, अशोक तिवारी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, सुजीत सिंह वरिष्ठ पत्रकार और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और मनोज वर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो तिवारी जी वो कह रहे हैं पीडीए मतलब परिवार विकास एजेंसी है और आपने लोकसभा में झूठ और छल का प्रचार किया था, इसलिए सफलता मिल गई थी। आप समाप्तवादी पार्टी होने जा रही है समाजवादी पार्टी, दीजिए जवाब। तिवारी जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? अशोक तिवारी जी, लगता है कुछ तकनीकी खामी है। सुजीत जी कैसे देखते हैं आप उपचुनाव में? एक तरह से पलड़ा बीजेपी का भारी रहा, तमाम आरोप लगाए गए कि वोट नहीं डालने दिया गया, बंदूक दिखाई गई, दोबारा मतदान की मांग भी की गई। जी, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव अगर भाजपा के उदय पन्ने हैं तो यह कोई आश्चर्य का विषय नहीं है जी। परिस्थितियों ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया। समाजवाद का उदय लोकतंत्र का आधारित है, तो भाजपा का लोकतंत्र नैतिक रहा। उपचुनाव से राज्य की नब्ज तो नहीं टटोली जा सकती, पर भाजपा परिस्थिति से अलग अधिकांश स्थान पर मत विरोधी रहने के बाद भी अगर इन स्थितियों में परिणाम उसके पक्ष में है, तो कहीं ना कहीं से लोकसभा का जो गम था वो मिट गया। और समाजवादी लोकसभा में जो उनको सबक दिया था उससे उन्होंने सीखा और यहाँ पे उसको अपनाया और बाजी मार ले गए। हाँ, निश्चित रूप से यद्यपि लोकसभा विधानसभा चुनाव से उत्तर प्रदेश के आने वाले 27 के लोक विधानसभा चुनावों की नब्ज नहीं टटोली जा सकती, लेकिन ये सार्थक परिणाम रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं से अपने स्तर पर वो ये महसूस कर रही है और वो आत्मविश्वास से लवरेज हुई है। और ये मैं पहले भी इस टीवी चैनल पर कहता रहा हूं कि यद्यपि ये पिछला लोकसभा चुनाव जो रहा वो भारतीय जनता पार्टी की पराजय निश्चित रूप से थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की विजय नहीं थी। संविधान का एक झूठा प्रचार हुआ और उस झूठे प्रचार के आधार पर संविधान खतरे में है, उसमें वोट संकलित होकर के और समाजवादी इंडिया गठबंधन के पक्ष में चले गए, तो वो तो एक झूठ पर आधारित विषय था और उससे कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन की विजय नहीं थी, भाजपा की पराजय जरूर थी। तो भाजपा ने उसे सबक सीखा और सबक सीखकर यज्ञ तत्व सर्वत्र सब कुछ उन्होंने अपने प्रयास किए और आज परिणाम आपके सामने है। तिवारी जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बताइए। तो आपने सुजीत जी को भी सुना होगा, वो कह रहे हैं कि आपने संविधान खतरे में है एक भ्रम फैलाया था जिससे लोकसभा में आपको सफलता मिल गई थी। ये बीजेपी की हार जरूर थी लेकिन आप लोगों की जीत नहीं थी। और इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य का बयान आप शायद सुन नहीं पाए, हो सकता है सुना भी हो। अखिलेश यादव का पीडीए फर्जी है, उन्होंने कहा है ये परिवार विकास एजेंसी है।
उनकी असलियत लोगों के सामने आ गई है। लोकसभा में उन्होंने झूठ और छल का प्रचार किया था। समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है, ये केशव प्रसाद मौर्य का बयान है। और वैसा ही कुछ सुजीत जी भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने भ्रम फैलाया था कि संविधान खतरे में है, तो अब बीजेपी ने सबक ले लिया और वो जीत हो गई उसकी। अरे कोई जीत हार नहीं हो गई, अभी तो काउंटिंग चल रही है और काउंटिंग जब आगे बढ़ बढ़त रही बनाए है। हुए है। हाँ, और जो है हमारी सीटें उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से अधिक आएंगी, ये कंफर्म है, इसमें कोई संशय नहीं है। और जहां तक सवाल इस बात का भ्रम फैलाने की बात कर रहे हैं, सरासर बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। अरे संविधान खतरे में है या नहीं है? संविधान को तो डायल्यूट कर दिया ना भारतीय जनता पार्टी ने, संविधान को जो है कमजोर कर दिया। संविधान पर चीज चल नहीं रहे हैं, पालन नहीं कर रहे हैं। आज हालत यह है कि तमाम आउटसोर्सिंग करा रहे हैं, तमाम स्थान रिक्त पड़े हैं, सरकारी नौकरियों के भरे नहीं जा रहे हैं, तमाम परीक्षाएं लीक करा दी जा रही हैं, पिछड़ों को और का हक मारा जा रहा है, 69,000 शिक्षक भर्ती डाला हुआ, और जो है सरासर जो है 7 सीटों पे वो आगे चल रहे हैं। अरे आप इनको देखिए, रुझान अभी बदलेंगे। और दूसरी चीज जहां तक और सवाल है, और बात का सवाल जहां तक है, वहां तक मैं बता रहा हूं कि 27 में ये बुरी हार हारेंगे। इसमें जो कुछ भी रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट अभी बदलेगा, चेंज होगा, ये निश्चित है। और सवाल इस बात का है कि पीडीए एकजुट है, पीडीए एकजुट है और एकजुट रहेगा, हमेशा एकजुट रहेगा। और दलितों को जिस तरह से इन्होंने लताड़ा है, जो दलितों को जिस तरह हक मारा है, दलित इनके साथ मुट्ठी भींच के खड़े हैं इनके खिलाफ। और सवाल इस बात किसान है, नौजवान है, आधी आबादी है, जो मार महंगाई की खा रहा है, उस तरह का जो है क्या लोग हैं। ये उपचुनाव होते हैं, उपचुनाव डिफरेंट होते हैं थोड़े से। मैं मानता हूँ उपचुनाव भिन्न होता है कुछ, और चुनाव से इसमें भिन्नता होती है। इसमें सरकार ज्यादा हावी रहती है उपचुनाव में, सभी उपचुनाव में सरकार का ज्यादा जोर रहता है, उसका लाठी का जोर भी रहता है। जिस तरह से पुलिस ने बर्बरता की, जिस तरह से पुलिस ने मतपत्र पहचान पत्र मांगा है, जो कि गाइडलाइन के विपरीत था, चुनाव आयोग की गाइडलाइन के भी खिलाफ था। चुनाव आयोग ने सख्ती किया है इस पर 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड भी हुए हैं। ये साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार ने बल प्रयोग किया है, बल प्रयोग के आधार पर ये चुनाव लड़ा है, जिसको हम बराबर उजागर करते रहे, बराबर चुनाव आयोग से अपनी बात रखते रहे। अब मतगणना हो रही है, आगे देखिए क्या होता है। तो मतगणना हो रही है हरेन जी, आगे देखिए क्या होता है। वो कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ रुझान है, आगे भले ही आप चल रहे हो 7 सीटों पर, लेकिन जब परिणाम आएंगे तो समाजवादी पार्टी आपको पछाड़ देगी। बहुत अच्छी बात है, इतना कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए कि हारते भी नहीं हार रहे हैं। जनता का मैंडेट जो मिला है उसको भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जो अच्छी बात है, इतना तो होना चाहिए हौसला। और रही बात उसकी जीत हार की, तो यह जीत निश्चित रूप से योगी जी, मोदी जी की जनहितकारी जो नीतियां रही हैं, उन नीतियों के लिए जनता ने एक बार पुनः उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के साथ वोट दिया है। क्योंकि आप सभी को मालूम है, जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहा था उन सीटों पर अधिकांशतः सीटें अल्पसंख्यक बाहुल है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर प्लस होकर आ रही, जीत के आ रही है। तो निश्चित रूप से योगी जी, मोदी जी की जो ने भी आपको वोट दिया है, निश्चित रूप से दिया है, क्योंकि उस नारे का यहाँ असर नहीं हुआ। देखिए भाई साहब, कि अधिकांश ऐसा नहीं है कि सब मुस्लिम राष्ट्र विरोधी हैं, अधिकांशतः मुस्लिम राष्ट्र हितकारी भी है, राष्ट्र के साथ चलना चाहते, विकास की धारा में बहना चाहते, लेकिन कुछ लोग, कुछ पार्टियां उनको ट्रैक पर नहीं आने दे रही हैं, इसके कारण से वो भ्रमित रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर जब मोदी जी ने अभियान चलाया, मोदी जी ने लक्ष्य लिया कि 2047 तक प्रत्येक भारत के नागरिक के पास अपना पक्का आवास होना चाहिए, सबके पास रोजगार होना चाहिए। उस लक्ष्य को लेकर लोकसभा चुनाव के पूर्व मोदी की गारंटी का रथ निकला था। एक एक गांव में जाकर अधिकारियों ने जिन लोगों को किसी योजना से वंचित रह गए, उन लोगों को ढूंढ कर उस योजना का लाभ दिलाया गया, तो सब अधिकारी एक मंच पर हर गांव में जाके उनके जो लोग रह गए हैं, लेकिन अशोक जी कह रहे हैं गलतफहमी मत पालिए आप, ये उपचुनाव हैं और जब उपचुनाव होते हैं तो सरकार के फेवर में जाता है, क्योंकि मशीन रहती, सरकारी मशीनरी, आपके तमाम हथकंडे रहते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। और जब हम लोकसभा में हारे तब
तब हमारी मशीनरी नहीं थी, तब हमारे हथकंडे नहीं थे। जब वो हारेंगे तो निश्चित रूप से बेचारी ईवीएम बदनाम होगी, और जब वो जीतेंगे तो जनता का मैंडेट उनके साथ है और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। दो के अलावा तीसरा कोई इनके पास विषय ही नहीं है, इल्जाम लगाने के अलावा कोई और विषय ही नहीं है। रोजगार, बेरोजगारी का मुद्दा, ऐसे मुद्दे हैं कि कोई भी सरकार पूरा नहीं कर सकती। पिछले भी डिबेट में हमने बोला था, अभी भी आपको बताना चाहता हूं कि बेरोजगारी का मुद्दा इसलिए कोई भी सरकार पूरा नहीं कर सकती। अभी आप यदि देखें, अल्पसंख्यक समुदाय के जितने भी लोग हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपना काम धंधा करता है लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है। ठीक है, उनकी ज्यादा तो से ज्यादा एक छोटा सा एजुकेशन। कमेंट, क्या अल्पसंख्यकों ने भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को वोट दिया है इन 9 सीटों पर? नहीं, मेरा अपना मानना है कि बहुत संख्या में अल्पसंख्यकों ने वोट नहीं दिया है और बहुत छोटा एक वर्ग रहा होगा जिसने वोट दिया होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के इस दावे से सहमत नहीं हूँ। हाँ, एक बात जरूर है कि उत्तर प्रदेश में ये जो भी विजय हुई है, ये एकमात्र श्रेय योगी आदित्यनाथ को है। योगी आदित्यनाथ ने कड़ी हवा में जो बातें तैर रही थी या जो सुर उठ रहे थे कि योगी आदित्यनाथ को बदल दिया जाएगा, वो सारे सुर थम जाएंगे परिणाम के बाद? नहीं, आधारिक और प्रमाणिक स्थितियां ऐसी नहीं है कि योगी आदित्यनाथ को बदलने की कोई बात किसी के मन में रही हो। और अगर किसी के मन में रही हो तो वो हिम्मत नहीं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को माइनस करने के बाद में भारतीय जनता पार्टी वही खड़े होगी जहां पर आज कांग्रेस खड़ी है। बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी ये कम से कम जोखिम तो नहीं लेगी कि उत्तर प्रदेश में या इस उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को चेंज कर दिया जाए। और योगी आदित्यनाथ अब प्रमाणिक रूप से इस देश के नेता हो गए हैं। तो जो व्यक्ति देश का नेता हो गया है उसको बदलने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। और ये कम से कम जो है ये रणनीतिक भूल भारतीय जनता पार्टी नहीं करने वाली। तो वो उत्तर प्रदेश के नेताओं के अरमानों का क्या होगा जो इस तरह के सपने देख रहे हैं? नहीं, उत्तर प्रदेश के जो नेता अरमान है वो आधारिक रूप से कहीं से ठहरते ही नहीं है। वो सपने देखने के लिए और बीच में तमाम कुचक रचे जाते रहे जो आपके सामने हैं। कई बार ऐसे हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक रिट याचिकाएं कराई गई चुपके से, वो सब कुछ आपके सामने है। लेकिन उसके बाद योगी जी मजबूत होंगे इस परिणाम के बाद, और उन्हें बदलने की जो अटकलें चल रही थी, जो सपने देख रहे थे, वो एक तरह से खारिज हो जाएंगे। कह सकते हैं वो सपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने थे। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।